students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic aromatic compounds. Organic chemistry में जितने भी aromatic compounds हैं, मैंने आपको बोला भी था कि हम aromatic compounds की अलग से स्टडी करेंगे। तो aromatic compounds चैप्टर ये एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है। मैंने एक्चुअल में क्या किया है, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो जनरल मैकेनिज्म है उसको लेकर क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया है। ओके, इससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि एईएस, इसको कुछ किताबों में ईएएस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक ही मतलब है, चाहे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह लें या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कह लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आखिर होता क्या है? तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन रिंग को ही एरोमेटिक बोलेंगे, एरोमेटिसिटी में आपने जीओसी में बहुत सारे कंपाउंड्स को एरोमेटिक पढ़ा होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में खास बात है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर आप कह दो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रेजेंट होने से क्या होने वाला है? एक्चुअल में अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो आप सोचो कौन इस पर अटैक करना किसका आसान होगा। एक मेरे पास है इलेक्ट्रोफाइल और एक मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। तो किसका अटैक करना ऐसे कंपाउंड्स पे आसान है? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो तो तुरंत अटैक कर जाएगा, वो अटैक करेगा ना एरोमेटिक कंपाउंड्स में, वो तो तुरंत अटैक कर जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? फेवरेबल। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स में अटैक करता है तो ये क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। तो ये अटैक ना होके ये कंडीशन कैसी बन जाएगी? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। तो क्योंकि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मैं बार बार बेंजीन बोल रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, क्योंकि अपने को एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पे ही रिएक्शन देखनी है। तो हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड में लिए बेंजीन ही है, बट एरोमेटिक का मतलब सिर्फ बेंजीन नहीं होता, एरोमेटिक बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसी सब प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपाउंड में तो वो एरोमेटिक है ना। तो आगे चलते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना फेवरेबल है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना फेवरेबल नहीं है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल की कोई भी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पे नहीं हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। न्यूक्लियोफाइल का एरोमेटिक कंपाउंड्स पे अटैक हो सकता है, बट अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर उस एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग में अगर हम बहुत सारे माइनस आई और माइनस एम के इफेक्ट लगा दे, या बहुत सारे ना भी लगाएं तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस एम के इफेक्ट के ग्रुप लगा दे, तो क्या होगा? वो माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा तो रिंग पे होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ऐसे में वो सपोर्ट कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। लेकिन ऐसी रिएक्शनें बहुत ही कम होती हैं, आप कह सकते हैं 1% रिएक्शन होती है। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 99% आपको रिएक्शन कौन सी मिलने वाली है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो रिएक्शन पे चलते हैं। तो रिएक्शन क्या है तो देखते हैं। मैं
रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो जैसे कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल को मैं E+ बोल रहा हूं। E+ का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा? यहां पर बन जाता है हमारा प्रोडक्ट बन जाता है E-बेंजीन। ये एरोमेटिक कंपाउंड ये भी हो गया, और एरोमेटिक ये भी। एरोमेटिसिटी नहीं गई, अदरवाइज ये रिएक्शन होती ही ना। ये भी एरोमेटिक है और इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। ओके, अब ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आखिर अटैक कैसे किया, ये अपने को जानना है। तो ये एक हो गई जनरल रिएक्शन, और इस जनरल रिएक्शन की हमें पढ़नी है जनरल मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे जनरल मैकेनिज्म। तो इसकी जनरल मैकेनिज्म क्या है, चलिए जान लेते हैं जनरल मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में बेंजीन, इन सभी बेंजीन में कार्बन के पास हाइड्रोजन है। मैं एक किसी का शो कर दे रहा हूं हाइड्रोजन, हालांकि सबके पास है, ऐसा कुछ नहीं कि नया आ गया। तो बेंजीन में जो हाइड्रोजन है ये मैंने शो कर दिया, और इसके ऊपर अटैक होने वाला है किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। ओके, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। आप लिख भी लेंगे स्टेप नंबर 1। तो इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होगा इस बेंजीन पे, तो देखिए क्या होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होते ही हम यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जरा ध्यान से देखें। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं इस तरह से ब्रेक कर दूंगा, आप इधर भी मूव कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इधर मूव करूंगा तो यहां डेल नेगेटिव आएगा, और यहां अगर डेल नेगेटिव आएगा तो यहां डेल पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखिए जैसे ही यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डेल नेगेटिव इसको दिखाई देगा, तुरंत ये वाला कंपाउंड यानी कि E+ कंपाउंड नहीं, इलेक्ट्रोफाइल E+ इस पे अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा? ये एक इंटरमीडिएट बना देगा ऐसा। और यहां आ गया प्लस, ये ऐसा एक इंटरमीडिएट बना देगा। क्या ये इंटरमीडिएट स्टेबल है? क्या ये इंटरमीडिएट स्टेबल है? तो चलिए जानते हैं इंटरमीडिएट स्टेबल है या नहीं है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे इसके? ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज इधर मूव कर जाएगा। ये देखिए, ओके। अभी और भी पॉसिबल है, इसी तरीके से मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहां आ जाए और इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहां पर और ये E। अभी इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये तो बन गया, और प्लस कहां आ जाएगा? यहां से मूव करके यहां पर। ओके, तो आप देखेंगे ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस चार्ज यहां पर आया, ऑर्थो पर आया। इसके रिस्पेक्ट में वाली पोजीशन को ऑर्थो बोल सकते हैं एरोमेटिक में। तो ये पैरा पर आया प्लस चार्ज, और ये फिर ऑर्थो पर आया। यानी कि अगर इन सब के थ्रू अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूं, तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? इसका हाइब्रिड होगा ये H और E लगा देंगे, और यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करा है। यहां से लेकर यहां तक में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब ये इंटरमीडिएट जो बना ये स्टेबल तो है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इस इंटरमीडिएट का नाम है, इस इंटरमीडिएट का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जब एलिफेटिक पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एल्कीन पे, तो उसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं,
और यहां पर बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम है एरीनियम आयन। एरीन है ना, एरोमेटिक कंपाउंड एरीन बोलते हैं, तो एरीनियम आयन। इसका एक और नाम बोल सकते हो आप साइक्लो हेक्सा डाइइनिल कार्बोकेटाइन। साइक्लो हेक्सा डाइइनिल कार्बोकेटाइन। ये देखिए साइक्लो क्यों है, क्लोज चेन की वजह से। हेक्सा क्यों है, दो डबल बॉन्ड की वजह से। इनिल क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, तो साइक्लो हेक्सा डाइइनिल और कार्बन पे प्लस लगा है इसलिए कार्बोकेटाइन। तो इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्सा डाइइनिल कार्बोकेटाइन। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। तो इंटरमीडिएट तो बन गया। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में देखेंगे आप, ये जो हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, ये जो हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि हमें पता भी चल गया कि ये स्टेबल भी है वाया रेजोनेंस। अब क्या होने वाला है, अब स्टेप नंबर 2 में डीप्रोटोनेशन होगा। तो अब होगा डीप्रोटोनेशन। अब ये डीप्रोटोनेशन क्या होता है? तो डीप्रोटोनेशन में जो प्रोटॉन आप देख रहे हैं, ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा, और ये प्रोटॉन जब यहां से निकलेगा तो यहां पर आएगा डेल नेगेटिव और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, और जब टूट जाएगा पूरी तरह से तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये बन जाएगा हमारा ई बेंजीन और साथ में निकल गया H+। तो इस तरीके से हमारा ई बेंजीन तैयार हुआ। अब इस H+ का क्या होगा, तो ये वाला H+ इस वाले E+ के माइनस वाले पार्ट से, एनायनिक पार्ट से जाके जुड़ जाएगा। वो सब चेन टर्मिनेशन का पार्ट है। अपना चेन प्रोपागेशन ये सब पूरा चेन प्रोपागेशन में आता है, और इसमें 2 स्टेप हो गए, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये इसकी हो गई जनरल मैकेनिज्म। ओके, तो यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए जनरल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि यहां पर अगर इसकी काइनेटिक्स के बारे में मैं जानना चाहता हूं, व्हाट अबाउट द काइनेटिक्स, तो हेडिंग डाल देंगे इसी के बाद काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या होगा, अगर इसमें पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाए, जनरली होता भी यही है, पहला स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जनरली फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप। तो जनरली फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप अगर है तो ऐसे में इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेंजीन यानी कि सबस्ट्रेट, उसका एक्टिव मास और साथ में इलेक्ट्रोफाइल। ये बन जाएगा हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने में देगा, और ये मेरा बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। लेकिन अगर पहला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये तो इंटरमीडिएट है, तो अपने को इंटरमीडिएट को रिजॉल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, जैसा मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था। ओके, तो ये भी लिख लेंगे अगला पॉइंट। इफ स्टेप 2 इज our rate determining step, then we have to resolve intermediate
in terms of reactant to form rate law expression, और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन से फिर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बनाएंगे। ओके, तो ये काइनेटिक्स हुआ। अब इसी में अपने को जानना है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में तो हम जान गए, काइनेटिक्स भी हमने देखा, लेकिन अभी अपने को देखना है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, इधर वाला मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब देखिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आखिर होता है। अभी तक तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं नहीं समझ में आ रहा था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब ये अचानक से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आ गया, तो इसका क्या मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट अपने को समझने की जरूरत है। वो क्या होता है, देखिए इसमें कंडीशन है कि अगर पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, यानी हमारा स्लो स्टेप हुआ, तब तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है क्या, पहले तो हम ये समझें। आप सोचो कि अगर यहां बेंजीन की जगह पर ड्यूटेरियो बेंजीन होता, यानी यहां पर H की जगह सब डी लगे होते, या ट्राइटियो बेंजीन होता सब T लगे होते, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन, ड्यूटेरियो बेंजीन और ट्राइटियो बेंजीन का सेम होता या डिफरेंट होता? इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में। ओके, अब समझ में आ रहा है? तो अगर पहला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यही हमारा पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, तो आप देख सकते हैं यहां कोई डीप्रोटोनेशन हुआ ही नहीं है, बल्कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, और वो तो H वाले पे भी लगेगा करेगा, और D वाले पे भी करेगा, और T वाले पे भी वैसे ही करेगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं, यही हमारा पहला स्टेटमेंट है। इफ स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, then there will be no kinetic isotopic effect. There will be no kinetic isotopic effect, यानी कि ऐसे में रेट ऑफ बेंजीन, रेट ऑफ ड्यूटेरियो बेंजीन और रेट ऑफ ट्राइटियो बेंजीन सब सेम रहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेंगे। ओके, लेकिन अगर हमारा स्टेप 1 ना होकर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, तब क्या करेंगे? तो अगले पॉइंट पे आते हैं। इफ स्टेप 2 इज rate determining step, then kinetic isotopic effect will observe। अब वो कैसे ऑब्जर्व होगा जरा ये देखिए। सेकेंड स्टेप अगर मान लीजिए हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, तो ये H टूटता, फिर B टूटता और T टूटता, इन तीनों में कंपेयर करना है। तो CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड को देखना है। तो CH, CD और CT बॉन्ड में आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी GOC में पढ़ा होगा कि CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा CD और सबसे ज्यादा CT बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सबसे कम CH बॉन्ड, उससे ज्यादा CD बॉन्ड
और सबसे ज्यादा सीटी बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। यानी सबसे देर में कौन टूटेगा? सीटी वाला ट्राइटियोबेंजीन। और सबसे देर में टूटेगा तो इसका मतलब वो हमारा सेकंड स्टेप और भी ज्यादा स्लो हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? स्लो। और सबसे जल्दी कौन टूटेगा? सीएच वाला। तो अगर सबसे जल्दी सीएच वाला टूटेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा कि नहीं? तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा सीएच वाले में। तो ऐसे केस में रेट ऑफ बेंजीन सबसे ज्यादा देगा, रेट ऑफ ड्यूटेरियोबेंजीन उससे कम, और रेट ऑफ ट्राइटियोबेंजीन का रेट सबसे कम आने वाला है। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ट्राइटियोबेंजीन का रेट सबसे कम आने वाला है। ऐसे अगर सेकंड स्टेप हमारा कैसा हो जाए? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर तो सबका सेम रहेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस में तो इतना नहीं, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट कर लेंगे इसको भी। अब अपने को देखना है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जरा हम और देख लें, इसी का ही। ओके, मैं बल्कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म इधर लिखे रहने देता हूं, मैं इधर ही बनाऊंगा ताकि रिएक्शन देखकर आपको समझ में आए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, चलिए देखते हैं। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना जा रहा हूं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, और ये हो गया पीओआर। पीओआर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था। चलिए देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां मुझे एक कंडीशन तो लेनी पड़ेगी, या तो फर्स्ट स्टेप या तो सेकंड स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने लेट कर दिया। स्टेप 1 कैसा है मेरा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मुझे ग्राफ बनाना है। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा। ये ऐसा बनेगा। ओके, ये क्या है? तो ये है हमारा रिएक्टेंट, और ये वाला क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? तो ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये वाला ट्रांजिशन स्टेट 2, TS1 TS2। ओके, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। अगर मैं इसको y एक्सिस से पूरा ज्वाइन कर दूं, y एक्सिस से ज्वाइन कर दूं, तो ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट 1, और ठीक इसी तरीके से ये वाला हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? यही रिएक्टेंट है। ओके, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये तो सबको पता है। तो रिएक्टेंट में बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक लेवल पर हैं, हालांकि होते नहीं है। एक एवरेज एनर्जी अपने को लेनी होती है जिससे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके, अदरवाइज तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। मैं बना भी दे रहा हूं बेंजीन, और साथ में क्या लिया मैंने? इलेक्ट्रोफाइल।
इसको लिया, और यहां क्या बन गया अपना ई बेंजीन, प्रोडक्ट बन गया ई बेंजीन। ओके, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स साइक्लोहेक्साडाई इनिल कार्बोकेटायन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज अवर इंटरमीडिएट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट से यहां तक जो ट्रांजिशन स्टेट तक गए, जब तक ट्रांजिशन स्टेट पार नहीं करेंगे प्रोडक्ट बनने की डायरेक्शन में नहीं आएंगे। ओके, सारी बातें मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा चुका हूं। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट HR से बोलते हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट HP बोलते हैं उसको, इसके डिफरेंस को डेल्टा H बोलते हैं। आप देख सकते हैं HP छोटा है और HR बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे HP माइनस HR तो डेल्टा H कैसा आने वाला है, नेगेटिव, यानी कि कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। चेंज भी हो सकता है, ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक हो जाएगा। उन चीजों पे नहीं जाना है, वो सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने को मेन देखना है रिएक्शन, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। तो चलिए देखिए, यहां से यहां तक का स्टेप दिख रहा है आपको, ये था स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 आप देखिए तो स्टेप नंबर 2 कहां है, यहां से यहां तक वाले को बोल रहे हैं स्टेप नंबर 2। यही तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा ना, उसके बाद तो प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। तो ये है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप, इसीलिए तो इतना लंबा जा रहा है। तो ये है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पहला स्टेप। ट्रांजिशन स्टेट 1, TS1 इज ग्रेटर देन TS2, ये आप देख ही रहे हैं। अगर TS1 बड़ा है TS2 से, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कभी रिवर्ट में नहीं आ पाएगी। ये रिवर्ट में तभी आ सकती है जब ये वैल्यू यहां तक टच कर जाता, तो फिर बैकवर्ड भी आ जाता, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसके बाद इस तरीके से सेकंड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बन गया। तो इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप की मैकेनिज्म दिख रही है ना, और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी है। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे है, यहां से देखिए 1, इसके एक्टिव मास की पावर 1, और यहां पर भी एक्टिव मास की पावर 1, तो 1 + 1 2 आ गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। ओके, तो ये था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखिए, जब इसमें स्टेप नंबर 2 हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो डीप्रोटोनेशन होगा, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा, तो यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या होना चालू होगा कि ये बेंजीन वाला अगर इधर आ जाएगा, तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा ड्यूटीरियो बेंजीन, इससे भी ऊपर जाएगा ट्राइटियो बेंजीन। वो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने कंडीशन दे रखी, स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लेकिन मैं आपको बता जरूर दे रहा हूं कि यहां से थोड़ा ऊपर से जाएगा ड्यूटीरियो बेंजीन, यानी रेट क्या हो गया, स्लो, और ट्राइटियो बेंजीन और भी ऊपर से जाएगा, यानी रेट क्या हो गया, और भी ज्यादा स्लो। तो इस तरीके से हम ड्यूटीरियो बेंजीन और ट्राइटियो बेंजीन का भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी शो कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आई थिंक अब आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक में भी फिजिकल केमिस्ट्री लगा के उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो जेईई एडवांस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एडवांस के क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। तो एईएस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। कंपेयर द रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग। आपने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया, जनरल मैकेनिज्म देख ली, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी देख लिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देख लिया। तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। कंपेयर करना है, एईएस को कंपेयर करना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन देगा, किसका रेट ऑफ, यानी अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल सेम है, आपका सबस्ट्रेट मैंने चेंज कर दिया, बेंजीन, टोलुईन, इसको देख सकते हैं इथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन, ये सब ले लिए। तो सबसे अच्छा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, रेट उसमें ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ये देखूं कि बेंजीन में क्या होता है,
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और बेंजीन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होने वाला। वो कैसे? अगर आपको याद है इसका पहला स्टेप, तो इसका पहला स्टेप क्या था? इसके पहले स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता था, और इसका पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता था। ऐसे में अगर आप सोचिए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर बेंजीन रिंग पे और भी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि और ज्यादा अट्रैक्ट होगा उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो और जल्दी अगर अट्रैक्ट करेगा, अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे बेंजीन की डेरिवेटिव पे, तो ऐसा बेंजीन का डेरिवेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे बेंजीन रिंग की, तो उस पर जल्दी अटैक करेगा। यानी जितने भी प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप हैं, यानी जितने भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर इस हिसाब से मैं सॉल्व करूं तो बेंजीन टॉल्यूमीन का क्या लगेगा? प्लस आई, इथाइल का और भी ज्यादा प्लस आई, इस वाले ग्रुप का और भी ज्यादा प्लस आई, और इस वाले ग्रुप का और भी ज्यादा प्लस आई। इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? E, then D, then C, then B, then A, बट ये गलत आंसर, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, आप लोग हर बार ये भूल जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट, और अगर इसकी लड़ाई हो जाए परमानेंट इफेक्ट से तो कौन जीतेगा? परमानेंट इफेक्ट। तो यहां पर आपने इंडक्टिव तो लगाया लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाया। ये सारी चीजें जीओसी में आपने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं मानूं तो अगर ये मेरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है तो यहां मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर मुझे अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर होंगे तो मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकेंगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और वो हमारा जो इंटरमीडिएट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उससे ज्यादा बन सकेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट तो करेगा ही करेगा। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट हो गया, और हम इसी की मानेंगे, क्योंकि सोचिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, जितना ज्यादा स्टेबल हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा, तो रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ही बेटर होगा। इस हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए बी। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद इसमें और इसमें, देखिए ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का काम खत्म। अब इसमें प्लस आई है और उसमें नहीं है तो प्लस आई जीत जाएगा, तो इसके बाद ई और लास्ट में ए, तो ये है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे। ओके, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जब मैं आपको एईएस बता रहा था तो मैंने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवरेबल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ रिएजेंट्स के ही थ्रू हम यहां पर रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन पे ही हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जरा आप वो भी देख लें, उसकी भी जनरल मैकेनिज्म देख लें, तो हेडिंग डाल देंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर मैं यहां पर बेंजीन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कर दूं, Nu-, तो क्या होगा? आंसर आएगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? यानी ये रिएक्शन देखिए नहीं हुई।
अगर इलेक्ट्रोफाइल होता तो हो जाती, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है तो नहीं होगी। तो फिर ये रिएक्शन को फेवरेबल कैसे बनाया जाए? इस रिएक्शन को फेवरेबल आप तभी बना सकते हैं जब इस बेंजीन रिंग पे आप स्ट्रॉन्ग -I-N के ग्रुप लगाएंगे। जब यहां पर स्ट्रॉन्ग -I-N के ग्रुप लगाएंगे तो वो ग्रुप क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, और रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेंगे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ऐसे में अब ये न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इस बेंजीन पर एक जगह कहीं पर नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, NO2। अब नाइट्रो ग्रुप हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग -I-N का ग्रुप होता है, तो मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ओके, और अब देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा रिंग की, तो क्या होगा, ऐसे में न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल हो जाएगा अटैक करने के लिए। तो यहां पर भी मैं इसी तरीके से H बना देता हूं जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था, और अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर अब मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा तो यहां पर क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए जैसे अगर इस वाले को मैं यहां से ब्रेक कर दूं ऐसे, तो यहां पर क्रिएट होगा डेल पॉजिटिव और यहां क्रिएट होगा डेल नेगेटिव। ओके, अगर यहां डेल पॉजिटिव और यहां डेल नेगेटिव क्रिएट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर कहां अटैक करेगा, वहीं पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो यहां वो यहां पर अटैक कर जाएगा। आप इसका उल्टा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इधर का हाइड्रोजन देखने लगेंगे, क्योंकि अभी तो सब सिमेट्रिकल है, सबके पास कार्बन है, सबके पास हाइड्रोजन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करा देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक होगा तो देखिए क्या बनने लगेगा, यहां पर आ जाएगा Nu और यहां H, यहां पर आ गया माइनस, और ये यहां पर बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो और ये। अब ये जो बना ये भी देखिए रेजोनेंस करेगा, वो कैसे, देखिए यहां पर ये रेजोनेंस करेगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला क्या बन जाएगा, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम इसलिए किया क्योंकि ये कार्बन पेंटावलेंट हो जाएगा, अदरवाइज H तो लगा ही है ना, अगर यहां बॉन्ड लगा देंगे तो 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे। तो यहां Nu, यहां H, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया माइनस, और ये N डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप सोचिए अगर मल्टीपल बॉन्ड का एटम यहां माइनस आया तो ये भी तो कर जाएगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये वाला भी तो रेजोनेंस कर जाएगा ना, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। ओके, तो इसी तरीके से ये माइनस चार्ज यहां तक आएगा और उसके बाद ये रेजोनेंस करने लगेगा ये नाइट्रो ग्रुप में, और ये आप इधर भी इसके बाद ले जा सकते हैं लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो इस तरीके से यहां पर भी क्या होगा, आप इसको यहां पर भी माइनस दिखा सकते हैं ना, तो इसका दूसरा वाला भी बना देता हूं। Nu H, यहां पर आ जाएगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा माइनस, और यहां पर N डबल बॉन्ड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये पूरे पे रेजोनेंस होता है, तो ये भी रेजोनेंशियली स्टेबलाइज हो जाएगा। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता था कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी हो जाएगा। ओके, अभी मैं NO2 का नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ इतना ही लिखा रहा हूं, यहां पर ये माइनस चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है। ओके, और ये H और ये N, ये देख सकते हैं, और ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो था स्टेप नंबर 1, और अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 ये था, और हम स्टेप नंबर 2 देखेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो कार्बन आयन बना है यहां से बस डीप्रोटोनेशन कराना है अपने को।
तो डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, देखिए ये H रिलीज होगा इस तरफ और ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर NU पे माइनस है तो इसके साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव पार्ट होगा, तो उस पॉजिटिव पार्ट से ये H प्लस H माइनस वाला पार्ट जुड़ जाएगा। माइनस माइनस तो नहीं जुड़ सकते ना, तो यहाँ NU हो गया। ओके, ये नोट कर लीजिए। और साथ में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए, तो ये फेवरेबल हो गया। और भी ज्यादा फेवरेबल होगा अगर मैं ऐसे ही ग्रुप और भी लगा दूं, अगर मैं ऐसे ही ग्रुप और भी लगा दूं तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि और ज्यादा बेंजीन रिंग पे, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ही आसानी के साथ होगा। देखिए वो कैसे, जैसे एक रिएक्शन में दे रहा हूं, इसमें मैंने बेंजीन रिंग पे यहां पर क्लोरो ग्रुप लगा रखा है और इसके ऑर्थो और पैरा पे यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है। ओके, यहां पर नाइट्रो, ये सब नाइट्रो ग्रुप मैंने लगा रखे हैं। तो क्या होने वाला है, और अगर मैं यहां पर OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बड़ी आसानी के साथ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां फेवरेबल हो जाएगा अटैक करने के लिए। तो ये बन जाएगा, देखिए OH, और ये बाकी सब बिल्कुल वैसे ही, नाइट्रो भी वैसे ही लगा रहेगा और साथ में ये Cl माइनस निकल आएगा, तो ये और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा आप -I-M के ग्रुप लगाते जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही ज्यादा फेवरेबल होता जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। इसके बाद मुझे दो कंडीशन और आपको बतानी है, तो एक दो कंडीशन को क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सपोज कि यहां पर एक जगह -I का ग्रुप लगा है, यानी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, और एक तरफ यहां पर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। NH2 कैसा होता है, लोन पेयर है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अब ऐसे में मुझे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल तो जान लिया आपने, अब न्यूक्लियोफाइल का काम खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूं। अगर बेंजीन रिंग पे एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, और मुझे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है, तो ऐसे में मैं किसको फेवर मानूंगा, किसकी मानूंगा? अगर इसके हिसाब से बात करूं तो डीएक्टिवेटिंग वाले मेटा होस्ट होते हैं, और अगर इसकी बात करूं तो एक्टिवेटिंग वाले ऑर्थो पैरा होस्ट होते हैं। तो पैरा तो ब्लॉक हो गया, इसके रिस्पेक्ट में पैरा तो ब्लॉक हो गया, सिर्फ ऑर्थो बचा है, तो ऐसे में हम एक्टिवेटिंग की मानेंगे। तो एक्टिवेटिंग विल बी मोर प्रेफर्ड, तो यहां पर देखेंगे आप NH2 लगाया मैंने, और यहां पर मैं E लगा दूंगा। ओके, और ये ऐसे ही रहेगा, और यहां नाइट्रो। हालांकि ये इसके हिसाब से भी प्रेफर्ड हो रहा है, क्योंकि नाइट्रो के अकॉर्डिंग, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, तो हमने इसकी भी बात मान ली और इसकी भी बात मान ली। लेकिन अगर कंट्राडिक्ट थोड़ा बहुत भी होता तो भी हम यही कहते हैं कि हम एक्टिवेटिंग की बात मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्थो पे लगाएंगे। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक्टिवेटिंग ग्रुप विल प्रेफर्ड। यहां पर इसका कंक्लूजन आ गया, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप will preferred for AES, aromatic electrophilic substitution. Okay, next आते हैं। अगर एक तरफ एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, बट मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है और लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ऐसे में आपने को इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है। एक तरफ एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, एक तरफ मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, और ऐसे में अपने को इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो कहां पर प्रेफर्ड मानेंगे, तो किस पोजीशन को हम प्रेफर्ड करेंगे? तो देखिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पैरा होस्ट है, तो पैरा ब्लॉक हो गया, ऑर्थो ये रहा, बट इसके अकॉर्डिंग वही पोजीशन मेटा है। अब इसके अकॉर्डिंग पैरा ब्लॉक हो गया, तो ऑर्थो पोजीशन ये है और ये वाली मेटा पोजीशन है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं ई बेंजीन ई यहां लगाऊं या फिर मैं ई यहां लगाऊं। तो जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है फिर उसको प्रेफर्ड मानेंगे,
तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, यहां लग जाएगा। तो ये सभी कुछ केसेस हैं, ओके, इनको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, तो जो हम लोगों ने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको अब हम अप्लाई करेंगे रिएक्शंस पे। तो पहली रिएक्शन है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। ये एरोमेटिक कंपाउंड में हम पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है उनको मैकेनिज्म के साथ हम पहले स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली रिएक्शन है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। चलिए हेडिंग डाल देंगे हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन और चलिए रिएक्शन देखते हैं। अगर हम यहां पर बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा दे, क्लोरीन के साथ, जैसे हैलोजन में मैंने मान लिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो अगर मैं क्लोरीन के साथ बेंजीन की रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर क्या बनने वाला है, तो क्या यहां पर क्लोरोबेंजीन बनेगा या नहीं बनेगा। तो बेंजीन प्लस Cl2 गिव्स अप क्लोरोबेंजीन होना चाहिए, बट यहां पर आंसर आएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए क्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप हो गया। तो अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल तो कहलाएगा नहीं, और बेंजीन भी हमारा क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, और क्लोरीन के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो इस रिएक्शन को मुझे प्रोसीड कराने के लिए एक हैलोजन कैरियर की जरूरत है। तो हैलोजन कैरियर क्या होगा, हैलोजन कैरियर, तो ये हैलोजन कैरियर होगा हमारा कोई लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा ले सकते हैं, जैसे कि आप लुईस एसिड में ले सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कोई लुईस एसिड लेना है आपको। ओके, जिंक क्लोराइड, तो ये सब लेने हैं। एनहाइड्रस क्यों लेने हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, एनहाइड्रस ही क्यों, एक्वस क्यों नहीं। अगर आप एक्वस AlCl3 लोगे तो AlCl3 और वाटर आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर आप एक्वस लोगे, एक्वस AlCl3 अगर आप लोगे तो क्या होगा, तो ये AlCl3 और वाटर आपस में रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे AlH2O होल 6 3+ या बाहर Cl3 3+ 3Cl- ऐसे कर लेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिस वजह से कोई भी हैलोजनेशन फिर होगा ही नहीं। ओके, तो अपने को मतलब फिर हम उसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे कि Cl2 अकेला है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो अपने को हैलोजन कैरियर चाहिए, और कैसा चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। चलिए अब आगे रिएक्शन देखते हैं। तो अगर ये रिएक्शन मुझे प्रोसीड करानी है तो मैं क्या करूं, बेंजीन की रिएक्शन कर दूं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या किसी भी लुईस एसिड से, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में बन जाएगा HCl। अब जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जनरल तो हमने देखी थी, बट यहां पर भी मैकेनिज्म अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर मैकेनिज्म के थ्रू ये कैसे बनता है प्रोडक्ट। उससे पहले आप यहां पर लिख भी लेंगे, यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ओके, तो रीअरेंज अगर कराना होगा तो रीअरेंज भी करा देंगे, बट वो यहां पर ऐसा कुछ सच कंडीशन नहीं आने वाली है, क्योंकि कार्बन की तो यहां कोई जरूरत ले ही नहीं रहे हैं, तो अभी आप यही रखेंगे। ओके, मैकेनिज्म में आते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले देखिए क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन Cl2 और AlCl3 है, तो बेंजीन नहीं बल्कि Cl2 और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे AlCl4-
और साथ में बनाएंगे Cl+। अब आप देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, जो कि यहां पहले नहीं हो पा रहा था। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अगर तैयार है तो अगले स्टेप में तो बिल्कुल वैसे ही चलना है, इलेक्ट्रोफाइल वैसे ही अटैक करेगा, यानी ये हाइड्रोजन मैंने रख लिया और यहां पर Cl+ अटैक करेगा। तो Cl+ कैसे अटैक करेगा, इस वाले ग्रुप बॉन्ड को मुझे तोड़ना होगा, तो यहां पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो यहां पर ये HCl+ तुरंत अटैक करने लग जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा देखेंगे आप, इंटरमीडिएट वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपना इंटरमीडिएट बन जाएगा। ओके, ये Cl और ये H और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, तो ये इंटरमीडिएट अपना तैयार है। अब देखेंगे क्या होगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन। ओके, तो डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, देखिए यहां से ये वाला H निकल जाएगा, तो ये वाला H निकलेगा और इस पे अटैक किसका कराना है आपको, वही ले लीजिए AlCl4-, तो AlCl4- एक्चुअल में इस पर अटैक करेगा। ओके, और ये H बन के उसके साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन और साथ में ये HAlCl4 बनेगा और ये AlCl3 वापस अलग हो जाएगा और साथ में बना देगा HCl। तो इस तरह से जो हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया था वो एनहाइड्रस AlCl3 के फॉर्म में ही आ गया। ओके, नोट कर लेंगे ये रिएक्शन। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाने की तरीका। ओके, क्लोरोबेंजीन इसी तरीके से बनेगा, ये इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स और बाद में डीप्रोटोनेशन, नोट कर लेंगे। अब इसी कंडीशन पर ही मेरे को ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन भी देखना है, तो चलिए ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन भी बना लेते हैं। अगर यहां पर मैं रिएक्शन बेंजीन की करा दूं Br2 के साथ, ओके, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, यहां लिया था AlCl3, अब की बार ले लीजिए AlBr2। AlCl3 भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो वैसे ही बनाएगा AlCl, तो फिर AlCl3 अगर लेंगे तो AlCl3 Br- ये ऐसे आ जाएगा, AlCl3 भी ले सकते हैं आप, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो इससे क्या बन जाएगा अपना, अब मैं हर एक की मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा आपको, तो यहां डायरेक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में बन जाएगा HBr और बन जाएगा AlCl3, वो तो अलग हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड दिस वन इज ब्रोमोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइडोबेंजीन के केस में क्या होता है। तो क्या आइडोबेंजीन भी ऐसे बना सकते हैं, तो बेंजीन की रिएक्शन I2 के साथ करेंगे, यही रिड्यूस, ये हैलोजन कैरियर यही ले लेंगे, लुईस एसिड। ओके, लुईस एसिड, हम यहां पर भी लुईस एसिड ले रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा आइडोबेंजीन। बट ये वाला स्टेप जो होगा यहां पर ये रिवर्सिबल होगा, ये वाला स्टेप जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। देखिए ऐसे तो रिएक्शन नहीं होगी, ये होगा रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। तो अपने को फॉरवर्ड ले जाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हम लेंगे तो बनेगा आइडोबेंजीन, और साथ में HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये वाला हमारा HNO3 किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसा है, रिवर्सिबल। अब एक बात और समझ लीजिए, जिस भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी लगेगा। तो यहां पर नोट करके लिख लेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन in the formation of iodobenzene
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट also applied, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट also applied, ओके। यानी कि अगर हम रेट ऑफ आयोडोनेशन की बात करें, रेट ऑफ आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन, रेट ऑफ आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा C6H6 का रेट होगा, रेट ऑफ C6H6 सबसे ज्यादा, उससे कम C6D6 और सबसे कम C6T6 ट्राइडियो बेंजीन, ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। तो ये था हमारा हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को पढ़नी है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, अगली हेडिंग डाल देंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट हैं, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में R ग्रुप जुड़ता है बेंजीन पे और एसाइलेशन पे CH3CO ग्रुप जुड़ेगा बेंजीन पे या एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव पे। तो एल्काइलेशन में R यानी एल्किल ग्रुप और एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप, ओके। एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, लेकिन एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है कि रीअरेंजमेंट एसाइलेशन में पॉसिबल नहीं है? चलिए ये भी देख लेते हैं। क्योंकि यहां पर RC डबल बॉन्ड O पे प्लस आता है और ये कार्बोकेटाइन ऐसा है जिसमें बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर जाएगा ऐसा। और यहां आप देख सकते हैं R का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, C का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और O का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट, और यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो रहा है? बाय बैक बॉन्डिंग, बाय बैक बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। और अब हेडिंग डाल देंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अपने को पहले पढ़ना है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए देखते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कितना है। ये एसाइलेशन वाला पार्ट यहां तक है, ओके। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन किसी RX यानी एल्किल हैलाइड से हो, और अभी भी यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहां पर भी हैलोजन कैरियर चाहिए जो कि लुईस एसिड होना चाहिए, ओके। तो इससे बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, इससे बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, और ये X का क्या होगा? तो ये HX में चला जाएगा। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। तो चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? तो सबसे पहले RX की रिएक्शन AlCl3 से होगी, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस RX मिलकर क्या बनाएगा? तो देखिए ये बनाएगा AlCl3 लिया है आपने और यहाँ RX लिया है, तो मैं यहाँ X को जरा डिफाइन कर देता हूँ, तो Cl ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने RCl ले लिया, X भी लगा सकते हैं बट X वही हैलोजन ही है, तो चाहे Cl या I कोई भी लगा लीजिए। तो जैसे ऐसा होगा तो फिर भी पहले की तरह बन जाएगा AlCl4-, ओके, और साथ में बन जाएगा R+। अब आप देख सकते हैं जो
में देखते हैं। तो अगले स्टेप में बेंजीन और ये R+ का अटैक होगा। तो R+ का अटैक बेंजीन पे होगा तो क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को फिर से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके अपना इंटरमीडिएट तैयार हो जाएगा। इंटरमीडिएट ये R, ये आप देख सकते हैं सब जनरल रिएक्शन वाला ही पार्ट है, वैसे ही जुड़ रहा है। तो ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब मैं अलग से दूसरा स्टेप नहीं यूज कर रहा हूं, मैं इसी में आगे लगा दे रहा हूं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसके आगे डीप्रोटोनेशन। तो ये हो जाएगा इस तरह से डीप्रोटोनेशन और ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। और साथ में H+ आयन निकलेगा। तो ये H+ आयन मैंने आपको पहले ही बताया, H+ आयन प्लस AlCl4- आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये AlCl4- इसके ऊपर अटैक करेगा, AlCl4- इसके ऊपर अटैक करेगा और इससे बन जाएगा HCl और साथ में AlCl3 हमारा अलग है। तो ये है एल्काइल बेंजीन का बनना। ओके, जैसे अगर यहां पर CH3 होता तो टोलुईन बन जाता, नोट कर लेंगे ये भी। तो मैकेनिज्म इसकी इस तरह से। ओके, रीअरेंजमेंट होकर रहेगा। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं प्रोपिल क्लोराइड से करा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर भी अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू तो अब उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो सबसे पहले ये प्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, AlCl4- और ये बन जाएगा, यानी कि प्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 आपस में रिएक्ट करके AlCl4- बना लेंगे और साथ में ये लग जाएगा प्रोपिल कार्बोकेटाइन। अब इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंज होकर क्या बना देगा, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फिर बेंजीन पर अटैक करेगा। तो जब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा तो इधर ही से ज्वाइन करेंगे, और जब इधर से ज्वाइन करेंगे हमने डायरेक्ट बना रहा, ओके। तो ये बन जाएगा CH, यहां पर CH है और ये CH3 और यहां CH3, इसका नाम है क्यूमीन, क्यूमीन। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, जो कि बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है और एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता तो वो भी मैंने आपको बताया, एसाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बाय बैक बॉन्डिंग, है ना, और उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके के कार्बोकेटाइन का कंपैरिजन किसी दूसरे कार्बोकेटाइन से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यही स्टेबल होगा। एटम स्टेबिलिटी सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। अब अपने को समझना है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन तो हमने देख लिया, अब एसाइलेशन और देख लेते हैं। तो ये रेस कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होने वाला है, बेंजीन रिंग बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे एसाइल ग्रुप से। अब देखिए एसाइल ग्रुप में यहां आप Cl लगा दो तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ओके, और एसिटेट पार्ट जोड़ दोगे तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो दोनों से याद कर सकते हो। और साथ में लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस क्यों लेते हैं आपको मालूम है ना, एक्वस ले लोगे तो क्या होगा, वाटर और AlCl3 कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। तो अब सोचिए यहां पर क्या होने वाला है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो मैं डायरेक्ट एक ही बार में लिख देता हूं। प्रोडक्ट बनेगा ये COCH3, ये पार्ट जुड़ जाएगा, ओके, और इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ओके। फिनोन कोन क्यों आ रहा है, कीटोन की वजह से।
चलिए देखिए, तो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है? एनहाइड्रस AlCl3 से। तो क्या होगा? एसाइलियम कार्बोकेटाइन बन जाएगा और साथ में बन जाएगा AlCl4-। अब ये मोर स्टेबल है, बल्कि मोस्ट स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगले स्टेप में बेंजीन के ऊपर अटैक करा देंगे इसी एसाइलियम कार्बोकेटाइन का। तो ये एसाइलियम कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा और वो कैसे? इस तरफ से टूटेगा और ये एसाइलियम कार्बोकेटाइन यहां पर अटैक करेगा। तो देखिए यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स पहले की ही तरह फिर बन जाएगा। ऐसा, ओके। और इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन होने से ये बन जाएगा एसीटोफिनोन। डीप्रोटोनेशन कैसे हुआ? ये वाला H निकलेगा, तो यहाँ माइनस और ये प्लस बॉन्ड बना लेंगे और ये H प्लस आयन निकल जाएगा, यानी वही AlCl4- के साथ AlCl4- के साथ ये अटैक कर जाएगा इस पर। तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोन, साथ में HCl और साथ में बन जाएगा AlCl3। ओके, ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब अगर आप यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट कराने की सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे देता हूं, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इस पर बेस्ड। बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई इस पर, ओके। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, तो मैं इस पे करा रहा हूं बेंजीन की रिएक्शन, बल्कि ये C यहां पर लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए C डबल बॉन्ड लो, ओके, Cl, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये Cl जाने के बाद AlCl4- बनेगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट इधर करा देंगे तो ये ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला ग्रुप तो जाएगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, बट इसके बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ये पार्ट यहां से जुड़ेगा और इसके बाद ये वाले कार्बन से ये 2 CH3 निकलेगा, यही आंसर होगा। ओके, मेजर प्रोडक्ट, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोडक्ट यही है। ओके, तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ लिया और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ लिया, तो अब चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हेडिंग डाल देंगे लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो आखिर क्या क्या लिमिटेशन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की? देखिए, जितने भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, यानी प्लस आई और प्लस एम वाले, वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी देते हैं और वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी देते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। ऑल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप गिव्स फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation as well as acylation, ओके। और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, all deactivating group, ring deactivating group does not give Friedel-Crafts alkylation as well as acylation। ना तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देंगे ना एसाइलेशन देंगे। इसके साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन does not give Friedel-Crafts alkylation or acylation। Friedel-Crafts alkylation as well as acylation। ये तो रिंग एक्टिवेट
लीविंग ग्रुप है, फिर ये क्यों नहीं देते फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन हम AlCl3 से करेंगे तो रिएक्शन में देखिए क्या होता है, आप किसी का भी फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराएंगे तो एल्काइल ग्रुप से AlCl3 जुड़ता है एल्काइल हैलाइड से या एसाइल हैलाइड से। बट यहां पर क्या होगा कि फिनॉल AlCl3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ये कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे देगा। अब आप खुद सोचिए, अगर AlCl3 को पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो वो फिर AlCl3 Rx के साथ क्यों जुड़ेगा या RCOX के साथ क्यों जुड़ेगा? यानी कि वहां पर एसाइलियम कार्बोकेटायन या एल्काइल कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाएगा, जनरेट ही नहीं हो पाएगा। सेम यही रीजन एनिलीन के साथ भी है, वो भी AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके पास भी लोन पेयर है और ये बनाएगा, ये NH2 आप ऐसे दिखा दीजिएगा और ये AlCl3। तो ये डोनर है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और ये एक्सेप्टर है तो माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिस वजह से फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन फिनॉल और एनिलीन में नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन द फॉलोइंग। ओके, तो वो क्या क्या है? RF RCl एल्काइलेशन है, RF RCl RBr और चौथा है RI। RF RCl RBr RI। ओके, और एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन in the following और अब की बार ऑप्शन है RCOF, RCOCl, RCOBr और चौथा ऑप्शन है RCOI। तो इन दोनों का आपको सॉल्यूशन बताना है, आंसर बताना है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं। 1 और 2 दोनों को समझना है अपने को। तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताना है। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हमारा Rx सबसे पहले AlX3 या AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो अब ये रिएक्शन कौन फास्ट देगा? जल्दी से सोचिए, ये रिएक्शन कौन जल्दी से फास्ट देगा? फास्ट कौन देगा? कौन सी रिएक्शन जल्दी देगा? फ्रीडिल क्राफ्ट रेट बताना है, रेट ऑफ फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये FCl लीविंग ग्रुप है, तो ये लीविंग ग्रुप छोड़कर जाएंगे सरफेस को, तो I सबसे पहले छोड़कर जाएगा, क्योंकि ये वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, तो D हो जाना चाहिए सबसे ज्यादा। तो उस हिसाब से DCBA। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां पर लीविंग ग्रुप का फंडा नहीं लगने वाला है। आप जरा पेज पीछे पलटो और देखो अपनी कॉपी में, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जहां पर आपने मैकेनिज्म लिखी है, तो वहां पर आप देखोगे तो Rx की रिएक्शन AlCl3 से पहले होती है, तब ये ग्रुप टूटता है। और जब ये ग्रुप टूटता है तो ये बनाता है AlX4। अगर इसको AlX3 मान ले तो ये बन जाएगा AlX4 माइनस, और तब बनता है R+। ओके, इतनी बात तो आप समझ ही गए। तो अब आप यहां पर ये सोचो कि ये काम कौन फास्ट करेगा। तो यार ये तो लग ही रहा है कि अगर ये I होगा तो आसानी
नहीं है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी लुईस एसिड, और ये लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ये इतनी अच्छे से नहीं दे पाएगा जितना F दे देगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, और चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई, तो फ्लोरीन सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर AlX3 को नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये AlX4- जल्दी बन जाएगा और R+ कार्बोकेटायन भी जल्दी बन जाएगा। ओके, और कार्बोकेटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये भी नोट करिएगा। जैसे यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही वाला है, ये जो बनाया हमने, ओके, कार्बोकेटायन का बनना, और फिर ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और साथ में ये पूरी रिएक्शन एक ही है, ये पूरा एक ही स्टेप है यहाँ तक, और ये इसका अगला स्टेप, तो ये यहाँ से पूरा ये एक स्टेप है, तो यही इंटरमीडिएट का बनना यही हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो ये RF वाले का सबसे ज्यादा होगा, इसका रीजन लिख लेंगे, बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, so it has greater ability to donate its electron pair to the Lewis acid anhydrous AlX3। ओके, फर्स्ट वाले के लिए आंसर बन गया हमारा सबसे ज्यादा A, then B, then C, then D, ये हो गया आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे RCOF, RCOCl, RCOBr, RCOI, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहां अच्छा होगा? तो आप सोचिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की तो मैकेनिज्म भी लिखी है, ये देखिए RCOX की रिएक्शन AlX3 से हुई। अब देखिए, अब अगर आपने यहां पर, मैं इसी में समझा देता हूं आपको, मैं आपको इसी स्टेप में समझा देता हूं, यही स्टेप मेरे काम का है। इधर देखिए, यहां पर जो ग्रुप होगा वो इसके साथ लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम रेजोनेंस करेगा। तो अगर वो रेजोनेंस करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से दे पाएगा, यानी कि ये लेट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को ज्यादा चाहिए। तो सोचिए कौन ऐसा है जो इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर आपने यहां पर F लगाया तो देखिए दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, बहुत अच्छा रेजोनेंस हो जाएगा। इसका मतलब सबसे वर्स्ट कौन हो जाएगा, RCOF। और अगर आपने यहां पर I लगाया तो I आयोडीन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड और सेकंड पीरियड में कोई इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये बल्कि है, ये तुरंत टूट जाएगा, और अगर ये टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा, RCO बन जाएगा, यानी एसाइलियम कार्बोकेटायन बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। तो इस वाले का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, इसमें सबसे ज्यादा D के बाद C के बाद B के बाद A, और रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्लोरीन RCOF में रेजोनेंस कर जाएगा। Cl भी कुछ ना कुछ रेजोनेंस करेगा, लेकिन F से कम, और I तो बिल्कुल अच्छा रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये लीव होगा और RCO+ बना देगा। ओके, तो ये था हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन एंड गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, हेडिंग डाल देंगे गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। आप देख सकते हैं मैंने गटरमैन एल्डिहाइड और गटरमैन कोच दोनों के लिए अलग-अलग कॉलम बनाया, और एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग गटरमैन एल्डिहाइड एंड गटरमैन कोच। ओके, तो गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में आखिर रिएक्शन क्या है, तो देखेंगे बेंजीन की रिएक्शन एल्डिहाइड वाले में आपको याद रखना है HCl + HCl। देखिए रिएजेंट में बार-बार आपसे बोलता है, रिएजेंट जब तक आपको याद नहीं होगा आप रिएक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो HCl और HCl की प्रेजेंस में, ओके, और इसमें पहले लेते हैं एनहाइड्रस, ये एरो थोड़ा बड़ा ही बना लिया है, एनहाइड्रस AlCl3, और सेकंड लेंगे
अगर आपको जानना ही है तो बता दे रहा हूँ आपको। बेंजील्डिहाइड बनेगा, और देखिए कैसे बनेगा बेंजील्डिहाइड। तो सबसे पहले HCl की रिएक्शन HCN से होगी। अब HCl और HCl को ओपन करके इस तरीके से बना दीजिए। HCl छूट जाएगा H+ और Cl- में, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ आप ब्रेक कराइएगा। तो यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आने से ये N पे चला जाएगा H और ये C पे चला जाएगा Cl। तो ये बन जाएगा HCCl डबल बॉन्ड NH। ओके, अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप, इसकी रिएक्शन करा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 से। तो आपको मालूम ही है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, वो हैलोजन का भूखा है ना, तो हैलोजन को खा जाएगा, तो हैलोजन को निकाल देगा यहाँ से। जैसे ही हैलोजन यहाँ से जाएगा तो अपने को मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड NH और C पे प्लस, ये मिल गया कार्बोकेटायन आपको, है ना। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा AlCl4 माइनस। अब देखिए क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे। तो अगले स्टेप से आते हैं, बेंजीन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये इस पर अटैक कर जाएगा, और कैसे करेगा ये तो आपको जनरल रिएक्शन से ही बताता आ रहा हूं। तो ये वाला अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये इंटरमीडिएट बना देगा, यहाँ H, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। ओके, अब मैं तो कह रहा था बेंजील्डिहाइड बनेगा, और अब तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH। बट देखिए इसके आगे अभी आपने AlCl3 ही तो रिएक्शन कराया है, अभी तो आपने फर्स्ट पार्ट का ही तो यूज किया। अब आप करो सेकंड पार्ट का यूज। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है वाटर ऑब्लिक H+ आयन। तो देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, यानी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसको, हाइड्रोजन को। ओके, तो यहां पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH2 और N पे आ जाएगा यहां प्लस। ओके, 4 बॉन्ड बना लिया और साथ में बेंजीन। ओके, जैसे ही ये काम हुआ तुरंत क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होने लगेगा तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देखिए ऐसे अटैक करा देगा। तो ये क्या होने लगेगा, इस तरीके से इस C पर यहां OHH ऐसे जुड़ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, और यहां आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद ये वाला टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां आ जाएगा OH और ये H+ आयन आप वापस कर दीजिए। ओके, ये H+ आयन आप वापस कर दीजिए, तो ये बन गया। हालांकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी ले सकता है, NH3+ बना देगा यहां पर, तो CH OH, और अगर ये बनाएंगे सिंगल बॉन्ड करके NH3, अगर यही ले लेता है H3 तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसा दोनों चांसेस हैं प्रपोज्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और यहाँ से ये ग्रुप हट जाएगा, ये बात है। तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और O पे प्लस आ जाएगा, तो ये H+ आयन वापस कर देंगे, तो उधारी वापस हो जाएगी एसिड की, और ये कंपाउंड देगा अपने को, ये कंपाउंड मिल जाएगा अपने को C डबल बॉन्ड OH बेंजील्डिहाइड, और साथ में अमोनिया अलग। ठीक, तो ये होता है गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, यानी अपने मेन प्रोडक्ट क्या हो गए, अपने मेन प्रोडक्ट हो गए, एक तो बना बेंजील्डिहाइड और साथ में N का क्या होगा, वो चला जाएगा अमोनिया। नोट कर लेंगे मैकेनिज्म इसकी। और अब चलते हैं हम लोग गटरमैन
रिएक्शन पे। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में देखिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कोच रिएक्शन। इससे याद रखिएगा यहां पर HCl नहीं लेंगे बल्कि CO लेंगे। बेंजीन की रिएक्शन अपने को करानी है HCl प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चलिए रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखिए यहां पर रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी भी मैकेनिज्म हेडिंग डाल देंगे और इसको भी मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं समझते, मैकेनिज्म समझते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो वो एरोमेटिक की जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बची हुई है वो मैं आपको और कंप्लीट करा दे रहा हूं। इसके बाद आपको एक भी नेम रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही पढ़ लो। तो मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा, HCl रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ये आपस में मिलकर बना देंगे HCOCl। ओके, इसके बाद काम चालू होता है एनहाइड्रस AlCl3 का। और आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, तो ये देखिए ये कार्बोकेटायन भी जनरेट हो गया और ये AlCl4- जनरेट हो गया। अब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा HCO+, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा पहले तो, और बाद में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। तो इसका जब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। ओके, और H+ आयन हम वापस कर देंगे। तो H+ आयन जो वापस आएगा वो दोबारा किसको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपने क्या बनाया HCOCl, तो ये H+ आयन और AlCl4-, H+ आयन और AlCl4- मिलकर बना देंगे फिर से AlCl3 और साथ में HCl। नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मतलब सिर्फ यहां तक था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट बन गया, बस काम खत्म, है ना। तो यही हमारी मेन मेंटेनेंस है। ओके, तो ये था गटरमैन एल्डिहाइड और ये था गटरमैन कोच। अब हम चलते हैं एरोमेटिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल हो या जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो या नीट हो, तो वो रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ये एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।